Hi everyone, welcome back to Edward Swing. So this is our second topic of economy, monetary policy. So as you all know that your exam is approaching now, only 45 days are left. So we'll gear up और जितने भी important points होंगे, relevant होंगे आपके exam के हिसाब से, we'll cover only that. Okay? So let's get started with the topic. So आज का हमारा जो topic है monetary policy. Let's see कि ये क्या होती है. सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो पूरी इकोनॉमी से डील करता है, पूरी इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस होता है उसका, ठीक है. एंड ये कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. एंड इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, विच इज़ कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है. अभी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इन्फ्लुएंस होता है? ये पॉलिसी बनाते हैं टू कंट्रोल दी मनी. मॉनेटरी मतलब मनी के बारे में बात हो रही है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब बैंक जो है आपको लोन देता है तो बदले में आपसे इंटरेस्ट लेता है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट कितना इंटरेस्ट वो लेगा, 5%, 6%, तो उस चीज़ को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, एंड इसके थ्रू इट ऑल्सो हेल्प्स इन शेपिंग वेरिएबल्स लाइक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई होती है जब चीज़ों की, ठीक है. तो ये कब होता है? जब आपके पास मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है खर्च करने के लिए, तो इन्फ्लेशन होती है उसकी वजह से. अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे. ओके, नाउ प्राइस स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है. जैसे मैंने आपको समझाया था सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट. सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है? अगर आपकी सप्लाई किसी चीज़ की कम हो जाती है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है ना. और जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है. तो इस तरीके से अगर मार्केट में पैसा कम जाएगा या फिर मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी एंड प्राइसेस कम होंगे, ठीक है. तो उस हिसाब से ये प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करता है चीज़ों की, ठीक है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन शेपिंग वेरिएबल्स लाइक कंजम्पशन, सेविंग्स. लोग कितना कंज्यूम करेंगे? लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उनके पास कम पैसा है तो वो सेव ज़्यादा करेंगे, ठीक है. तो इस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है टू शेप दीज वेरिएबल्स. देन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फिलिप्स कर्व. तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं फिलिप्स कर्व क्या है, किस किस का रिलेशन बताता है. तो इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. एंड ये क्या बोलता है कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होती है. मतलब एक अगर मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होगी, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो है वो होनी भी चाहिए इकोनॉमी में, थोड़ी बहुत महंगाई होनी भी चाहिए, इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है. क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, जॉब जनरेट होती है, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करती है. तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए. देन इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का क्या टारगेट है कि हमको कितनी इन्फ्लेशन रखनी है? तो आपको याद होना चाहिए 2 to 6%. 2 to 6% आपको इन्फ्लेशन रखनी है. इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है 4 ± 2%, ठीक है. तो वही मतलब हो गया कि 2 to 6%. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखा होगा तब भी चलेगा. ओके, एंड CPI ऑल इंडिया, ये क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपना इंडस्ट्री के चैप्टर में. अभी के लिए इतना जानो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स होता है जो कि आपकी कंज्यूमर गुड्स को, जितने भी आप मार्केट में गुड्स देखते हो, उनका एक प्रॉपरली इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है. तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानो. एंड ऑल इंडिया लेवल पे जो ये इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 2 to 6% इन्फ्लेशन रहना चाहिए. ओके, एंड ये टारगेट कौन फिक्स करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से पूछा हुआ है. सो ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ये फिक्स करती है हमारी गवर्नमेंट. याद रखना है कि सेंट्रल बैंक नहीं करता, RBI नहीं करता इसको फिक्स करता है गवर्नमेंट, ठीक है. एंड कंसल्ट करता है ये RBI से. फाइनल डिसीजन किसका होता है? गवर्नमेंट का. कंसल्ट ये RBI से भी करता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, देन आपकी एक आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो RBI जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है थ्रू दिस कमेटी, ठीक है. एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं? RBI के गवर्नर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि RBI के गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है. तो RBI जो है वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को थ्रू दिस कमेटी. एंड ये कमेटी क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है यूजिंग टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके. तो ये चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये बाई मंथली, मतलब 2 महीने में एक बार, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अपनी रिलीज़ करती है. ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई मंथली रिलीज़ करती है. 2 बाई मीन्स 2, तो 2 मंथ्स में एक बार रिलीज़ करती है. एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से बनेगा? स्टैट्यूटरी बॉडी है. कब बनी थी? 2016 में. किस एक्ट के अंदर बनी थी? तो RBI एक्ट जो था ये 1934 का एक्ट है.
तो इस एक्ट को अमेंड किया था 2016 में एंड तब ये बॉडी बनी थी, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। एंड इसको रिकमेंड किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल कमेटी ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। बाई मंथली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, स्टैट्यूटरी होती है, आरबीआई एक्ट के अंडर बनी है, कब बनी थी, किस कमेटी ने रेकमेंड करा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल होते हैं 6 मेंबर्स, ठीक है। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं अपने आरबीआई की तरफ से एंड 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देन जो आरबीआई की तरफ से मेंबर्स होंगे उनका टेन्योर कितना होगा, तो आरबीआई के जैसे गवर्नर हैं या इस पर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और उनका एक और नॉमिनेटेड मेंबर होता है, तो उनका टेन्योर कितना होगा, जितना उनका ऑफिस में टर्म है, जितना उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टर्म है उतना ही टेन्योर होगा उनका, एंड रीअपॉइंट भी उनको कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वाली साइड के जो लोग हैं उनका टेन्योर होता है 4 ईयर्स एंड उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, तो किन किन टूल्स के थ्रू अपना मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है ये कमेटी। सो एक होती है क्वांटिटेटिव टूल्स एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि आप मनी की क्वांटिटी को, लोन कितना जाएगा मार्केट में, कितनी मनी सप्लाई जाएगी, उसकी क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज जनरल टूल। जनरल टूल्स बोलते हैं इनको, या फिर इनडायरेक्ट टूल्स। क्यों, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाके नहीं कर रहा, ये नहीं बोला कि एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा लगाओ या फिर हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा कंट्रीब्यूट करो, ये सिंपल पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हर एक सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी सेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टूल्स बोलते हैं एंड जनरल टूल्स बोलते हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी, जनरली ओवरऑल इकोनॉमी से डील कर रहा है, फाइन। देन इट कंट्रोल्स दी सप्लाई ऑफ मनी, ये बताया मैंने आपको। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, तो फर्स्ट इज CRR, ये होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश मतलब कि आपको पता है कैश में रखना है, ठीक है। रिजर्व मतलब कि आपको एक, जैसे बैंक्स होते हैं उनको लोन देना होता है, बैंक्स लोन देते हैं, ठीक है, बट उनको एक थोड़ा सा रिजर्व जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। एंड उसी रिजर्व में एक चीज़ आती है CRR, एक आती है आपकी SLR। तो अभी वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, वो रिजर्व जो कि आपको कैश की फॉर्म में रखना होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं कि ये मैंडेटेड है अंडर आरबीआई एक्ट, तो मतलब ये स्टैट्यूटरी लिमिट है इसमें, मतलब स्टैट्यूटरी ये मैंडेटरी है कि आपको CRR रखना होता है, ठीक है, बैंक्स को। तो आरबीआई एक्ट के अंदर ये मैंडेटेड है। देन ये जो CRR है, क्या बैंक्स इनको खुद के पास रखते हैं, ये जो रिजर्व होता है बैंक्स खुद के पास रखते हैं, नो, आरबीआई के पास रखना होता है। CRR रखना होता है आरबीआई के पास, एंड आरबीआई जो है वो कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करता उनको, ठीक है, फ्री में रखा होता है आरबीआई ने अपने पास। एंड इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। 4% है करंटली, ठीक है, बट ये चेंज भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। करंटली हमारा 4% CRR है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है SLR। तो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। ये किस एक्ट के अंडर मैंडेटेड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। CRR इज मैंडेटेड अंडर आरबीआई एक्ट, SLR किसके अंडर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। CRR में आप सिर्फ कैश की फॉर्म में रखते हो, लेकिन SLR में आप कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो देखो जब भी गवर्नमेंट को लोन लेना होता है मार्केट से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ निकालती है बाहर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकालती है। ये क्या होता है, सिंपल पेपर होता है, उसमें गारंटी लिखी होती है कि ओके गवर्नमेंट जो है आपसे भी लोन ले रहा है एंड इतने टाइम के बाद वो आपको रिटर्न कर देगा मनी, ठीक है। तो बस ये गारंटी की तरह होता है, जैसे हमारा वारंटी पेपर नहीं मिलता कोई भी हम चीज़ लेते हैं, तो वैसा ही है। गवर्नमेंट ने जब लोन लेना है मार्केट से, अपना ये बाहर बेचेगा कि हम आपको इतने टाइम के बाद लोन वापस, मतलब आपका लोन जो है वो चुका देंगे विद इंटरेस्ट, तो आप हमको लोन दो, ठीक है। तो एक तरह का गारंटी होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए लोन लेने के लिए, फाइन। एंड CRR हम रखते हैं आरबीआई के पास, बट SLR बैंक्स जो है वो अपने पास, खुद के पास रखते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम इसमें लिमिट है 40%। CRR में कोई भी लिमिट नहीं थी, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, लेकिन SLR में मैक्सिमम आप रख सकते हो 40%, ठीक है। एंड करंटली कितना है 18%, CRR कितना था 4%। जब वो कंपेयर करके पढ़ना है तो आपको ईजिली याद रहेगा, ओके। सो अभी हमने क्या पढ़ा, रिजर्व्स जो होते हैं, बैंक्स को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि बैंक जो है टोटल जो उसके पास अमाउंट अवेलेबल है, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितना भी उसके पास पैसा अवेलेबल है, तो उसमें सारा लोन में नहीं देता, थोड़ा उसको रिजर्व में रखना पड़ता है एंड बाकी वो लोन में देता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डील किया कि रिजर्व क्या क्या है, CRR एंड SLR, ये दो पढ़े हमने। CRR जो है वो बैंक जो है आरबीआई के पास रखता है एंड SLR खुद के पास रखता है, ठीक है, बैंक्स के पास रहता है। ये हमने क्लियर है, अभी ये पढ़ा हमने। नाउ
किस किस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, या फिर बैंक्स जो है, देखो होता क्या है, कभी कभी आरबीआई जो है वो तो बैंक्स को लोन देता ही है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो है उनके पास भी एक्स्ट्रा मनी होती है और वो अपनी एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास रख देते हैं टू अर्न सम इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि बैंक्स के पास भी फालतू पैसा पड़ा होता है, लोग लोन ले नहीं रहे होते हैं, तो बैंक अपना सरप्लस मनी जो है वो आरबीआई के पास रख देती है, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उस पर मिलता रहे। तो ये हम दोनों पढ़ेंगे कि जब आरबीआई बैंक को लोन देता है तो कौन कौन से इंटरेस्ट रेट होते हैं, एंड जब बैंक जो है वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखता है तो कौन कौन से इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज जब आरबीआई देता है बैंक को लोन, पहले ये पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट इज बैंक रेट, सिंपल, जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है तो बैंक रेट पे देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको एमएसएफ बोलते हैं। तो ये भी सिंपल वही है कि आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो एसएलआर कोटा था कि जो आपने रिजर्व रखना था, आरबीआई जो है वो बैंक को अलाउ करती है कि आप अपना एसएलआर कोटा जो है, ठीक है, वो हमको प्लेज कर दो, मतलब वो हमको गिरवी रख दो हमारे पास, वो कोलेट्रल की फॉर्म में दे दो, तो हम आपको लोन दे देंगे उसके बदले, मतलब उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे तो क्या होता है कि एसएलआर आपको रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, वो आप लोन में नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आरबीआई बैंक को अलाउ कर रहा है कि आप अपना जो एसएलआर कोटा है वो हमारे पास रखो, वो हमारे पास प्लेज करो कोलेट्रल की फॉर्म में, तो हम आपको लोन देंगे, ठीक है। तो उसको हमने कहा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब आपके जो मार्जिनल रिजर्व थे उसको आपने रखा एज अ स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मतलब वो आपने डिपॉजिट करवाया आरबीआई के पास, तो उसके बदले आपको लोन मिला। ये चीज़ें ही आपको याद रखने के लिए इस तरह से याद रख सकते हो कि उनका जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट थी, रिजर्व थे, वो आरबीआई को देने पड़े, किसके लिए, ताकि उनको बदले में लोन मिल सके, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रेपो रेट नेक्स्ट आता है हमारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है, आरबीआई लोन देता है किसको, अपने क्लाइंट्स को। ऊपर हमने देखा कि बैंक रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लाइंट्स लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि रेपो रेट पे आरबीआई जो है सिर्फ बैंक्स को लोन नहीं देता, आरबीआई जो है किसी प्राइवेट कंपनी को भी लोन दे सकता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को भी जो लोन देता है तो वो रेपो रेट पे देता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड रेपो रेट भी सेम है, मतलब आरबीआई लोन दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, लेकिन यहाँ पे आप एसएलआर कोटा नहीं प्लेज कर सकते, वो सिर्फ आप कर सकते हो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, ठीक है, अपने जो मार्जिनल रिजर्व थे उनको आप रख सकते हो, लेकिन रेपो रेट में सिंपल अपना जो अपने कोलेट्रल वगैरह कुछ और दो, एसएलआर कोटा नहीं चलेगा, आरबीआई लोन देता है क्लाइंट्स को। एंड रेपो रेट को ही बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है, नीचे ऑप्शंस होंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर एमएसएफ, तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट को बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ओके। देन नेक्स्ट इज, ये हमने तीन देख लिए, बैंक रेट, एमएसएफ एंड रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। तो जैसे हमने रेपो रेट में पढ़ा कि आरबीआई लोन दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, रिवर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, बैंक जो है वो अपने एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं, जो सरप्लस फंड है वो आरबीआई के पास रख देगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, पहले ये यहाँ पे लोन दे रहा था, अभी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्लाइंट्स जो है वो आरबीआई को लोन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे बैंक्स ही जो है वो आरबीआई के पास अपना पैसा रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो कि रिवर्स रेपो जो होता है, देखो सिंपल, रेपो रेट जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, वाई, बिकॉज रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है एंड बदले में रेपो रेट लेता है, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई चार्ज करेगा बैंक को, तो ऑब्वियसली आरबीआई क्या है, एक अथॉरिटी है ना, तो अथॉरिटी जो है बोल सकता है कि मुझे ज़्यादा पैसा दो बदले में, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है मैं ज़्यादा लगाऊंगा, अथॉरिटी है तो उनकी बात माननी भी पड़ेगी। लेकिन रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है कि बैंक जो है वो अपना एक्स्ट्रा पैसा रख रहा है आरबीआई के पास, तो आरबीआई अथॉरिटी है, ठीक है, एंड वो पावरफुल है बैंक से, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बदले में उसको कम पैसा देगी, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इसीलिए रेपो जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा रिवर्स रेपो, फाइन। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रेपो रेट। तो ये क्या होता है, रेपो रेट ही होता है, बट सिंपल रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को लोन देता है ओनली फॉर 1 to 14 डेज, बस 1 से लेके 14 डेज तक का लोन आपको मिलेगा, उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा लोन, ठीक है, विद इंटरेस्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको 1 से लेके 3 साल तक का लोन मिलेगा, आरबीआई जो है बैंक को लोन देगा 1 से 3 साल तक के लिए, ठीक है, एंड कितना लोन देता है, तो आपको याद रखना है कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म रेपो रेट जो स्टार्ट कर रहे थे, इसमें 1 लाख करोड़ तक का लोन जो है वो आरबीआई देगी बैंक्स को, डिफरेंट बैंक्स को, एंड बैंक जो है वो मिनिमम बोरो करना चाहिए 1 करोड़। तो ये अगर याद ना रहे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1 to 3 years टर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, ठीक है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या था कि अपना जो मार्जिनल रिजर्व है SLR कोटा वो प्लेज करना पड़ रहा है बैंक को RBI के पास, मतलब यहाँ पे RBI लोन देगा बैंक को, ठीक है, एंड बैंक जो है अपना SLR कोटा प्लेज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक लोन देता है RBI को, मतलब लोन नहीं देता, अपना एक्स्ट्रा फंड जो होता है वो RBI के पास रख देता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है कोई कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता RBI को। तो जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो बदले में, अब जैसे मैंने जो है लोन लिया बैंक से, तो मुझे अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई चीज़, कोई गारंटी की तरह, कोई कोलेट्रल की तरह रखनी पड़ेगी चीज़, तो वो होता है हमारा कोलेट्रल, ठीक है। एंड यहाँ पे RBI अगर बैंक से पैसा ले रहा है तो उसको RBI को बदले में कोलेट्रल रखना था, लेकिन यहाँ पे RBI को कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। क्यों? यहाँ देखो, अनलाइक रिवर्स रेपो, मतलब रिवर्स रेपो में रखना पड़ता है कोलेट्रल। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि रिवर्स रेपो में क्या होता है, RBI खुद चाहता है कि जो एक्स्ट्रा फंड, मतलब बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे पास आ जाए। क्यों? ताकि मार्केट में पैसा कम जाए, मार्केट में लोन कम जाए, क्योंकि मनी सप्लाई ऑलरेडी बड़ी होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए RBI जो है वो बैंक से एक्स्ट्रा फंड खुद ही मंगाता है, ठीक है। तो इसीलिए बदले में कोलेट्रल भी देता है। बट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है, RBI को कोई नहीं पड़ी कि आप इन्फ्लेशन कम करनी है या फिर मतलब मुझे मनी सप्लाई जो है मार्केट से खींचना है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक के पास खुद ही बहुत ज़्यादा फालतू पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक बोलता है कि चलो मैं RBI के पास रख देता हूँ अपना पैसा, तो मुझे थोड़ा बदले में इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगी मेरी। तो उसमें RBI को कोई ज़रूरत नहीं है बैंक को कोलेट्रल देने की, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट था। तो इसमें आपको क्या पता चला, RBI टू बैंक जब लोन जाता है वो 3 चीज़ें हैं, बैंक रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसमें अपना मार्जिनल वाला SLR कोटा बैंक प्लेज करता है, एंड थर्ड वन इज रेपो रेट, ठीक है। एंड जब बैंक टू RBI पैसा जाता है तो वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इतना आपको याद रखना है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये क्या होते हैं, इसमें RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करता है या सेल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम, RBI बाय करेगा या फिर सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझाया कि गवर्नमेंट जो है जब उसको लोन लेना होता है तो वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो मार्केट में बेचता है ताकि उसको बदले में लोन मिले, ठीक है। इसका मतलब जब भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाहर बेच रहा है मार्केट में तो बदले में उसको लोन मिल रहा है, ये क्लियर है। तो जब RBI जब सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो क्या होगा, बदले में RBI उनसे पैसा खींचेगा, है ना, लोन लेगा वो, मतलब मार्केट से पैसा खींच रहा है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका क्या क्रक्स निकला कि जो RBI है जब उसको मनी सप्लाई कम करना है, मतलब मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा जो है, इन्फ्लेशन को कम करना है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, उस पैसे को खींचना है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, ठीक है, ताकि बदले में वो पैसा RBI के पास आ जाए, ठीक है। एंड वही जब ऑपोजिट केस होगा, एंड जब RBI जो है वो बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो क्या होगा, मार्केट में बाहर पैसा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो लोन ले रही है RBI से, तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो RBI को बेचेगी, ठीक है, एंड बदले में RBI गवर्नमेंट को लोन देगा, मतलब पैसा जो है वो मार्केट में जा रहा है, तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जब भी मनी सप्लाई को बढ़ाना है RBI ने, मतलब मार्केट में पैसा कम हो गया है तो हमको चाहिए कि मार्केट में पैसा बढ़े, मनी सप्लाई ज़्यादा हो, तो RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा, खरीदेगा, एंड बदले में मार्केट में पैसा छोड़ेगा, ठीक है। एंड ऑपोजिट करना होगा जब मनी सप्लाई उनको कम करनी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को टू सक एक्सेस लिक्विडिटी। जैसे कंडीशन आ जाती है, कुछ डीमोनेटाइजेशन हो गया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा रुपीज़ आ गए थे, तो उन एक्सेस लिक्विडिटी को, एक्सेस मनी सप्लाई जो थी उसको खींचने के लिए, उसको सक करने के लिए RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बेचती है, तो उसको कहती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। इसमें से सेल करती है एक्सेस लिक्विडिटी को सक करने के लिए, एंड OMO में क्या होता है, बाय और सेल दोनों करती है मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ओके। नो नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव टूल्स। तो अभी हमने पढ़े क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने CRR, SLR, ये क्या थे, रिजर्व्स रखने होते थे, ठीक है। देन हमने रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो पढ़ा, देन MSF पढ़ा, इसमें क्या था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अपनी मार्जिनल वाला जो SLR कोटा है वो RBI को देता है बैंक, एंड बदले में RBI बैंक को लोन देता है, ठीक है, ये हमने देखे। एंड और हमने क्या देखा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जब बैंक जो है वो RBI के पास पैसा रखता है अपना, ठीक है।
और हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म रेपो रेट देखे, तो वो हो गया। और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ना क्वांटिटेटिव टूल्स में जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ लोन कितना जाएगा मार्केट में, उसको कंट्रोल कर रहा था। क्वालिटेटिव टूल्स क्या करेंगे, दे कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। ये इनको डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं या फिर सेलेक्टिव टूल्स, कि मतलब किस किस सेक्टर में जाना चाहिए, वो सेक्टर जो है उनको सेलेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे कितना कितना लोन जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखता है ये, ठीक है। तो इसलिए इनको डायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अलग अलग सेक्टर्स में ये लोन दे रहा है। फाइन। नाउ क्वालिटेटिव टूल्स पे आता है मोरल सुएशन, मतलब आप परसुएट करो कि अच्छा आप इतना एग्रीकल्चर में इतना लगा दो, इतना पैसा दो, बैंक्स को बोलेगा RBI कि इतना पैसा आप एग्रीकल्चर में लगाओ, इतना आप हेल्थ सेक्टर में लगाओ। तो इस तरह से लोन देने के लिए बैंक जो है वो परसुएट करेगा, ठीक है, मोरल सुएशन हो गया। देन डायरेक्ट एक्शन लेगा, मतलब पनिश कर सकता है। RBI बोलेगा कि अच्छा इसकी एक एग्जाम्पल भी है, वो देख लो आप। RBI जो है मतलब पनिश कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। तो RBI ने कहा कि अगर किसी भी CEO ने, किसी भी बैंक के CEO ने कोई स्कैम करा तो उसको उसकी जितनी भी प्रीवियसली उसको सैलरी दी है या बोनस वगैरह दिया है उसको सब कुछ वापस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको कहा था क्लॉ बैक प्रोविजन। ये याद नहीं रखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि किस तरह से वो पनिश कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव टूल है वो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या लोन टू वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है कि बैंक कैन नॉट लेंड मोर देन X% ऑफ द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल्स। जब भी हम गए लोन लेने बैंक के पास, ठीक है, हम बैंक के पास गए लोन लेने, ठीक है, एंड हमने कुछ कोलेट्रल रखा। मान लो मैंने गोल्ड दिया बैंक को, गोल्ड दिया, तो बैंक जो है मुझे, जैसे गोल्ड मेरा जो है वो 20,000 का है, ठीक है, तो बैंक मुझे पूरा 20,000 लोन नहीं दे देगा, उसका कोई X%, कोई मान लो 60% या 70% उसकी जो वैल्यू होगी वही बदले में मुझे लोन मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो ये होता है लोन टू वैल्यू या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मतलब इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक जितना आपने कोलेट्रल दिया उसका एक मार्जिन ही, मतलब कुछ परसेंटेज ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। या फिर लोन टू वैल्यू मतलब जितनी आपके कोलेट्रल की वैल्यू थी उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वही आपको लोन में मिलेगा। बस इतना सा आपको थोड़ा माइंड में रख सकते हो। एंड आपको ये भी याद होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लोन टू वैल्यू ये किस टूल के अंदर आता है, तो क्वालिटेटिव टूल में आता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव टूल या फिर क्वालिटेटिव टूल, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये भी क्वालिटेटिव टूल है, मतलब किस सेक्टर को आप प्रायोरिटी दोगे, किस सेक्टर में लोन जाना चाहिए, वो किस सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसको हम एक और नाम देते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। मतलब आप क्रेडिट मतलब लोन, तो लोन को आप कंट्रोल कर रहे हो सेलेक्टिवली कि इस सेक्टर में इतना लोन जाएगा, इस सेक्टर में इतना लोन जाएगा, उस तरह से, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम जो है RBI ने वर्ड यूज़ करा था 1968 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मीनिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, एंड किस किस सेक्टर में पैसा जाएगा, कितना जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैंक्स जो है उनको मैंडेटरी है कि उनका 40% जो उनको टोटल लोन में देना होता है, जितना भी अमाउंट उनके पास अवेलेबल है लोन में देने के लिए, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाएगा, ठीक है। देन किस किस सेक्टर में कितना लेंडिंग होना चाहिए, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला हुआ है कि 18% लेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। जितना लोन है वो 18% उसमें से, जैसे 40% जो है टोटल देना है तो उसमें से 18% एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। एंड उस 18% में भी इंटरनल कैटेगरी है, जैसे 10% जो है वो होना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और बाकी जो 8% है वो बाकी फार्मर्स के लिए। स्मॉल फार्मर क्या होता है, पहले आपको बताना चाहिए मार्जिनल फार्मर क्या होता है। मार्जिनल मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम तक की लैंड है, मतलब अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, वो हो जाएगा मार्जिनल फार्मर। एंड अगर आपके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड है, मतलब 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक लैंड है, तो वो हो जाएगा स्मॉल फार्मर। फाइन। देन नेक्स्ट वीकर सेक्शंस के लिए कितना बोला हुआ है, 12%। जैसे वीकर सेक्शंस क्या होती हैं, SC ST वुमेन, ये सब आपको पता होगा। एंड जो बेनिफिशियरीज होते हैं ये स्कीम्स वगैरह के, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जनधन योजना बेनिफिशियरीज, तो उनको भी इन वीकर सेक्शन में ही काउंट किया जाएगा, ओके। एंड उनके लिए होगा 12%। तो ये आपको अमाउंट पता होना चाहिए, 18% एग्रीकल्चर के लिए, उसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए, एंड वीकर सेक्शन के लिए है 12%। माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए है 5%, ठीक है, जिसमें आता है खादी एंड विलेज एंटरप्राइजेस। एंड अदर सेक्शन जैसे कि हाउसिंग सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, बायो फर्टिलाइजर्स, तो इनके लिए भी 5% है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हाँ,
किस किस बैंक को कितना कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना है। हमने जनरली तो पढ़ लिया कि 40% है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी है, जैसे कि ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट के सेकंड स्केड्यूल में होते हैं, ठीक है। इसको अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस आरबीआई एक्ट पे जो सेकंड स्केड्यूल में मेंशन्ड है उन बैंक्स को हम कहते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उनको 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट फॉर लैंडिंग, मतलब जितना उनके पास टोटल लैंडिंग के लिए अमाउंट अवेलेबल है उसका 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा। एंड फॉरेन बैंक्स, क्या मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फॉरेन बैंक्स जो है उनको भी पीएसएल देना पड़ता है, तो यस, वो फॉरेन बैंक्स जिनका 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 20 और मोर देन 20 ब्रांचेस, तो उनको 40% पीएसएल देना होगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके लेस देन 20 ब्रांचेस है, ये तो हमने देखा कि अगर 20 या से ज़्यादा है तो 40%, ठीक है। अगर लेस देन 20 है क्या, तब कितना होगा, तब भी 40% है, लेकिन तब ये इंटरनल डिवीजन नहीं होगी कि एग्रीकल्चर में 18%, व्हीकल सेक्शन में 12%, इंटरनल डिवीजन नहीं होगी, पर तब भी उनको 40% देना होगा। इंपॉर्टेंट है ये। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस पेज में, तो वो है आपका रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको कितना पीएसएल देना होता है, 75%। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को 75% अपना लोन जितना भी दे रहे होते हैं वो पीएसएल को देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका एक स्लाइड पीछे छूटा, ये पूरा क्रक्स बताया है मैंने, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट मैं रिपीट कर देती हूँ। आरबीआई जब भी बैंक को लोन देता है तो उसके रिलेटेड कौन कौन से रेट्स है, बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रेपो रेट, ठीक है। देन बैंक जब अपना आरबीआई को पैसा देता है तो कौन कौन से रेट पे, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एंड ये भी आपको बताया मैंने कि हमेशा क्या होगा, रिवर्स रेपो जो है वो रेपो रेट से कम होगा। तो अगर मान लो कि रेपो रेट जो है वो 6% है, तो रिवर्स रेपो क्या होगा, उससे -0.25 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, मतलब उससे कम होगा। एंड एमएसएफ जो होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो क्या होता है कि आरबीआई बैंक को अलाउ कर रहा है कि एसएलआर कोटा दे दो तब भी हम आपको लोन दे देंगे। तो ऑब्वियसली इतना अगर रिलैक्सेशन दे रहा है आरबीआई, तो बदले में ज़्यादा उनसे ये अपना रेट लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लेगा। तो इसीलिए एमएसएफ जो है वो रेपो से भी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो एमएसएफ जो है वो रेपो से ज़्यादा होता है, एंड रेपो रेट जो है वो रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड ये जो पूरा इनका डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर आरबीआई का, फाइन। देन ये जो आरबीआई ये सब जो ऑपरेशन चलाता है, रेपो वगैरह, रिवर्स रेपो, इसके थ्रू जो भी सिस्टम चलता है, तो ये उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म, तो उसके थ्रू होता है। तो अब क्वेश्चन में पूछते हैं कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म किसका है, किसके रिलेटेड है, तो बैंकिंग से रिलेटेड है एंड आरबीआई का है, फाइन। देन लास्ट स्लाइड आज के लिए, इस स्लाइड में आपके जितना पूरा जो ये लेक्चर था आज का, उसका पूरा क्रक्स बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको पीछे कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो अभी क्लियर हो जाएगी, फाइन। तो अगर देखो, डिफ्लेशन को अगर फाइट करना है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्फ्लेशन होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट में, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। और डिफ्लेशन क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा। तो जब भी हमको इन्फ्लेशन से फाइट करना है आरबीआई को, तो जब आरबीआई को इन्फ्लेशन से फाइट करना है, इन्फ्लेशन कब होगी, जब मतलब मोर देन 6% ऑफ सीपीआई हो गया। मैंने आपको बताया कि 2 से लेके 6% का टारगेट है, अगर 6% से भी ज़्यादा हो गया अपना इन्फ्लेशन, तो तब हमको मनी सप्लाई कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वो कैसे होगा कम मनी सप्लाई, जब आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करोगे। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि लोन जो है वो बाहर कम दो, ठीक है, रेपो रेट ज़्यादा बढ़ा दो, लोन पे इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि लोन जो है बैंक कम दे बाहर लोगों को, ठीक है। तो वो होती है हमारी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसको बोलते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। अब हॉक क्या करती है, अपना जो शिकार होता है स्नेक वगैरह, उसको अपने चुंगल में किस तरह से पकड़ती है, बहुत टाइटली पकड़ती है। तो वैसे आप समझ सकते हो कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए एक हॉक की तरह मनी जो है वो अपने चुंगल में पकड़े रखती है, ठीक है, टाइटली अपनी मनी को जो है अपने पास रखती है, लोन जो है वो कम देती है, ठीक है। बैंक्स जो है उनको बोलती है कि लोन बाहर कम दो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हॉकिश, डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। किसके लिए होता है, इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, ताकि लोन बाहर कम जाए, ठीक है। एंड इसको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब, ठीक है। एंड इसमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ताकि लोगों को, अगर लोन दे रहे हो आप, बदले में क्या होता है कि जब भी हम लोन लेते हैं ना बैंक से, तो अगर हमको लोन महंगा मिल रहा है, मतलब हमको बदले में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है,
इंटरेस्ट अगर हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो हम लोन कम लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बोली है कि जब भी इन्फ्लेशन को फाइट करनी है तो बैंक्स जो है क्या करेंगे, लोन्स महंगे कर देंगे। मतलब आरबीआई बैंक्स को बोलेगा कि लोन्स महंगे कर दो, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, ताकि लोग डर के मारे लोन ले ही ना। तो एक तो ये हो गया। एंड एक और चीज़ हो सकती है कि एसएलआर और सीआरआर जो है वो आरबीआई बढ़ा देती है। एसएलआर सीआरआर जैसे मैंने आपको बताया रिजर्व्स होते हैं कि अगर 100 रुपीज़ हैं बैंक्स के पास, तो अगर बैंक्स के पास अगर आरबीआई उनको अलाउ करेगी कि सिर्फ आप 60% जो है, मतलब 60 रुपीज़ जो है वही आप लोन में दे सकते हो, बाकी आपको 40% जो है वो आपको रिजर्व की फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो अगर वो इस रिजर्व को बढ़ाती जाएगी तो यहाँ पे लोन वाला पैसा कम होता जाएगा, है ना। तो जब भी हमको इन्फ्लेशन से फाइट करना है आरबीआई को, तो वो ये लोन का पैसा कम करने की कोशिश करती है, मतलब वो इस रिजर्व को बढ़ाएगी, ठीक है। तो एसएलआर और सीआरआर जो है उसको बढ़ाती है जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन को फाइट करना होता है। और जब डिफ्लेशन को फाइट करना है, मतलब जब बिल्कुल ही 2% से भी कम हो गई इन्फ्लेशन, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब हमको मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, लोन्स को चीपर बनाना है। मतलब जो जो नीचे हुआ ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, लोन्स को चीप बनाओ, सस्ते में लोगों को लोन्स दो। उसका मतलब बैंक रेट जो है वो कम कर दो, सीआरआर एसएलआर जो है वो कम कर दो। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व जो है कम रहेगा, मतलब रिजर्व आपको कम रखना पड़ेगा, एंड ज़्यादा अमाउंट आपका जो है वो अवेलेबल होगा लोन में देने के लिए। एंड रेपो रेट जो है वो भी कम कर दो, मतलब सस्ते में लोगों को लोन दो, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दो। तो ये जो ईजी वाली पॉलिसी होती है ना, बहुत ही एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, इसको क्या बोलते हैं, ईजी पॉलिसी, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डॉविश। डॉविश मतलब डव होता है ना, जैसे हमने हॉक पढ़ा, हॉक जो है अपने शिकार को काफ़ी टाइटली पकड़ता है, तो वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। एंड डव जो होता है उसका जो नेचर होता है काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, मतलब खुश खुश वाला नेचर होता है, खुले दिल का होता है वो। तो मतलब खुली वाली पॉलिसी आरबीआई जो है खुले दिल से अपना पैसा देती है, ठीक है। तो वो हो गई इजी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। सो दिस इज़ इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। मॉनेटरी पॉलिसी इसमें सारा कवर हो चुका है। एंड नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैंक्स वगैरह जो है उनके सबके बारे में, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे। एंड